करता हूँ। सरकार में क्या कहते हैं, सीक्रेट रखते जी हैं। जी। मैं ड्राफ्ट पॉलिसी भी डिक्लेयर कर देता हूँ, लोगों को कहता हूँ इसको देखो, कुछ कमियां हैं क्या, लाओ। महीने भर में लोग डालते हैं। तो हमारे अफसरों ने जो सोचा है, कोई विस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप का इंप्रेशन है, सारा निकल जाता है। अब पॉलिसी बनती है, फिर सारे निर्णय पॉलिसी के आधार पर होते हैं। ग्रे एरिया मिनिमम हो जाता है, जीरो तो नहीं हो सकता है जी, कोई इंसान इतना तो कर नहीं सकता है, मिनिमम हो जाता है। और ग्रे एरिया मिनिमम हो जाता है तो डिस्क्रिमिनेशन के लिए किसी के हक में नहीं रहता है जी। कोई घर अपने ऑनलाइन देख करके बता सकता है इंटरनेट पे कि हाँ यहां मुझे इतना मिल सकता है, इतना नहीं मिल सकता है, तो करप्शन जाता है। तो एक स्टेट मस्ट बी ए पॉलिसी ड्रिवन जी। दूसरा, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन बढ़ाना चाहिए, ह्यूमन इंटरवेंशन कम करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, इंटरव्यू नाम की बबल क्या है ये? बिल्कुल। क्या ये इतने बड़े बड़े खैरखा है क्या कि 2 मिनट कोई बच्चा आए और उनको पता चल जाता है इसके अंदर क्या है? ये सब झूठ है। और ये नौजवानों को बबल क्या है ये? बिल्कुल। क्या ये इतने बड़े बड़े खैरखा है क्या कि 2 मिनट कोई बच्चा आए और उनको पता चल जाता है इसके अंदर क्या है? ये सब झूठ है। और ये नौजवानों को करप्शन के लिए मजबूर करता है। बेचारे को 5 लाख 10 लाख का खर्च करना पड़ता है। हाँ। और देना पड़ता है। हाँ। जस्ट रिटर्न एग्जाम में उसको कुछ नहीं करना पड़ता है जी। लेकिन इंटरव्यू में करप्शन करना पड़ता है। हाँ। मैंने मेरे राज्य में इंटरव्यू निकाल दिया, रिमूव। मैंने कहा कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाओ, कंप्यूटर में एप्लीकेशन मांगो, हो सकता है उसके कारण 2% वीक लोग आ जाएंगे, लेकिन खुद बैठ करके भी वीक नहीं आते हैं क्या? रुपये लेकर के भी तो वीक ही भरते हो। हाँ। तो भले कंप्यूटर को गलती करने दो ना, कम से कम करप्शन तो जाएगा। किया मैंने, मेरे यहाँ एक बार मुझे 13,000 टीचर को रिक्रूट करना जी जी, मैं उसी एक नया पैसा करप्शन नहीं हुआ, चल गई। लेकिन आपके विरोधी आपको बख्शते नहीं है। जितने यहाँ पर गुजरात में ही अगर बात करें, जो कांग्रेस के नेता हैं कहते हैं कि उसमें भी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ कर दी, इसलिए कि आपको लेकर लोग मान के चलते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कंप्यूटर में घुसकर वायरस बन सकते हैं। अब इसके लिए तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब। गुजरात की जनता ने जवाब जो दिया है वही है मेरे पास। मोदी जी, बहुत ऐसी स्कीम्स हैं जो कि मौजूदा यूपीए सरकार ने पिछले 10 सालों में चालू की, जो उनका मानना है कि उससे आम आदमी का बहुत भला हुआ, जैसे मनरेगा, जैसे फूड सिक्योरिटी बिल। जिस तरीके से वो कम्युनल वायलेंस बिल की बात कर रहे थे, जिस पर आपकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है, उस पर हम आएंगे। लेकिन अगर हम मनरेगा और फूड सिक्योरिटी बिल की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि इससे सिर्फ भ्रष्टाचार आगे बढ़ा, या आम आदमी का फायदा हुआ, या ये स्कीम सोच में अच्छी थी, कार्यान्वयन अच्छा नहीं हो पाया? देखिए, जहां तक फूड सिक्योरिटी का बिल का विषय है जी, सबसे पहले उसको छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार लाई है और बहुत अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट किया है जी। हमारा तो कहना है कि अभी भी छत्तीसगढ़ वाले मॉडल को देखे भारत सरकार जी, ये हम कहते आए हैं। उन्होंने वो नहीं किया, ढीला ढाला करके छोड़ दिया है। तो एक उनका पॉलिटिकल गिमिक है, उसमें कोई ताकत नहीं है। छत्तीसगढ़ में ताकत है, उन्होंने और प्रधानमंत्री का अवार्ड भी मिला है उनको इस काम के लिए जी। तो उसका स्टडी करना चाहिए। कोई भी अच्छी चीज, अब जैसे इंदिरा गांधी के जमाने से हमारे देश में जी गरीबों के कल्याण के लिए 21 प्रोग्राम चलता जी हाँ, सब सरकारें ने चलाया जी। मोरारजी भाई ने भी चालू रखा, अटल जी ने भी चालू रखा, अभी भी चल रहा है जी। तो देश को सरकार एक कंटिन्यूटी होती है, जितनी अच्छी चीजें हैं उसको आगे बढ़ाते हैं, अच्छी है लेकिन कुछ कमियां हैं तो उसको सुधार करते हैं जी। देखिए, लोकतंत्र और लोकतंत्र में सरकारें ये सपा बसपा की तरह नहीं चलाई जाती कि सपा ने एक जिले का नाम ये रखा तो बसपा आया तो उस जिले का नाम निकाल दिया, फिर बसपा आया तो उसने उस जिले का। ऐसे देश थोड़ा चलता है भाई, ये तो बचकाना हरकतें हैं, ऐसे देश नहीं चलता। लोग लेकिन जिस तरीके से बातें करते हैं, जैसे कि आपके मैं विरोधी कांग्रेस की फिर से बात करता हूं, वो मानकर चलते हैं, लोगों के दिल में एक ये भावना पैदा करना चाहते हैं कि अगर मोदी जी की सरकार बनती है तो मान के चलिए कि जो आपको फायदा आज हो रहा है वो नहीं होगा, और इस फायदे में एक रंग होगा जो केसरिया होगा। क्या ये वास्तविकता है? देखिए, मैं तिरंगे की रिवॉल्यूशन के लिए लगा हुआ हूं और मेरी सोच है जी कि भारत का जो तिरंगा झंडा है वो क्रांति में चाहता हूं, और उसमें जो ब्लू कलर का चक्र है वो क्रांति चाहता हूं। 4 क्रांति मेरे दिमाग में है। एक है ग्रीन, और इसलिए मैं कहता हूं
ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इज ए मस्ट फॉर द कंट्री। जी। हरित क्रांति होनी चाहिए, और हरित क्रांति दूसरी जो है उसमें मेरे दिमाग में एक एग्रो टैग पर बल देना चाहिए, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना चाहिए, एग्रो मार्केटिंग का नेटवर्क खड़ा करना चाहिए, एग्रो वैल्यू एडिशन पर बल देना चाहिए। एक पूरा पैकेज बना करके आगे बढ़ना चाहिए। दैट शुड बी अवर ग्रीन रिवॉल्यूशन। दूसरा है व्हाइट रिवॉल्यूशन, जी। श्वेत क्रांति। उसमें मुख्यत्वे मिल्क की बात मैं कर रहा हूं। मिल्क में हमारा फोकस होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़े, कम पशु ज्यादा दूध, और दूध गरीब से गरीब तक कैसे पहुंचे। श्वेत क्रांति के पशुपालन के माध्यम से गांव की इकोनॉमी का वो आधार बने, किसान की इकोनॉमी का आधार बने। तीसरा है सैफ्रॉन। जी। और जब मैं सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन कहूंगा तो आपके मीडिया के लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, और आपके विरोधियों के खड़े होते हैं, और हमारे विरोधियों की नींद खराब हो जाएगी। जी। मैं सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन जब कहता हूं, सैफ्रॉन रिप्रेजेंट्स एनर्जी। जी। पूरे विश्व में ऊर्जा की क्रांति, एक ऊर्जा का बहुत बड़ा संकट है। पेट्रोलियम सेक्टर ले लीजिए, सब। हिंदुस्तान में ऊर्जा क्रांति होने की जरूरत है। हमारे पास सोलार रेडिएशंस बहुत है। जी। सोलार एनर्जी में हमने जाना चाहिए। विदेशों से हम गैस और पेट्रोलियम में जो डिपेंडेंट करते हैं उससे बाहर आना चाहिए। एनर्जी सेविंग का बल बनाना चाहिए। जी। सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन, जो ब्लू कलर का चक्र है, जी। वो मुख्यतः है ब्लू रिवॉल्यूशन इज मेनली विद द सामुद्रिक संपत्ति, और उसमें भी फिशिंग। जो हमारे मछुआरे हैं उनके जीवन के बदलाव के लिए ये ब्लू रिवॉल्यूशन की चर्चा हो रही है। जी। उनको आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे मिले, उनको आज दुनिया में ऑर्नामेंटल फिश, उसका अरबों खरबों का मार्केट है। जी। लेकिन उसमें हिंदुस्तान का जीरो कंट्रीब्यूशन है। ये ब्लू रिवॉल्यूशन हमारे फिशरमैन के लिए, उस पर हमें बल देना चाहिए। तो मेरा तिरंगा विद अशोक चक्र, ये रिवॉल्यूशन का सपना लेकर के मैं काम कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही आपकी बात होती है मोदी जी, केसरिया का मतलब कुछ और निकल आता है, और जैसे ही आपकी चर्चा शुरू होती है लोग अलग अलग तरीके से आपको पेश करने लगते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि लोग दरअसल आपका नाम लेकर कहते हैं कि डरो, इस व्यक्ति को देखो और इससे डरो, क्योंकि ये डराने वाली चीज है। ये बात गुजरात के गले उतार नहीं पाए और देश के गले भी नहीं उतार पाएंगे। अब उनके पास कुछ है नहीं, तो वो उसी खिलौनों से खेलते रहेंगे। आपकी एक और कविता अभी पढ़ के आपको सुनाता हूं, और चाहूंगा कि आप उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दें। तस्वीर के उस पार इसका शीर्षक है, मैं अपनी तस्वीर में हूं और नहीं भी, मैं अपने पोस्टर में हूं और नहीं भी। इसमें कोई विरोध या विरोधाभास नहीं है। तस्वीर आत्मा जैसी नहीं है। ये तो पानी से भी भीग जाती है, अग्नि से जल जाती है, तब भी कुछ नहीं होता। मेरी तस्वीर अथवा पोस्टर में ढूंढने की व्यर्थ कोशिश मुझे मत करो। मैं तो पद्मासन की मुद्रा में बैठा हूं, अपने आत्मविश्वास, वाणी, वर्तन और कर्म क्षेत्र से तुम मुझे मेरे कामों से जानो, कार्य ही मेरे जीवन का काव्य है। आप लिखते ही हैं। ये पूर्ण रूप से स्पष्ट है जी कि ये जो ग्लैमर, ये जो है वो दुनिया नहीं है। जी। ये टीवी के पर्दे पर जो दिखते हैं हम, जी, वो जिंदगी थोड़ी है। और मैं मानता हूं कर्म ही जीवन है, ये मेरा विश्वास है। और कर्म के अनुकूल जीवन हो, ये मेरा प्रयास है। और मैंने इसको उसी अच्छे ढंग से उसको प्रेस करने की कोशिश की है। जी। क्योंकि दुनिया को क्या है, जरा ज्यादा पोस्टर दिख रहे तो लोग बड़े दिखने लगते हैं। पोस्टरों से इंसान बड़े नहीं होते। टीवी के पर चमकने से इंसान बड़े नहीं होते। बड़े होने के लिए साधना करनी होती है। जी। जीवन को तपाना पड़ता है, खपाना पड़ता है। और मेरा सौभाग्य रहा कि जिन्होंने मुझे ट्रेन किया है, जी, जिनकी उंगली पकड़ के मैं चढ़ा हूं, उसने मुझे तपाया भी है और मैंने अपने आप को खपाया भी है। ऐसा क्यों होता है मोदी जी कि जब आपके भाव इस तरह के हैं, आपके विचार ऐसे हैं, आप अपने काम के लिए जाना चाहते हैं, लोग आपको किसी और ख्याति से जानना चाहते हैं, क्यों? ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, उनका है।
नहीं, क्योंकि देखिए, और इसलिए मैं परेशान भी नहीं हूं। क्योंकि आमतौर पर देखिए आपके बारे में जब भी बात चलती है, मैं अभी एक दिन अयोध्या गया हुआ था और उसके बाद बनारस गया था। एक बुजुर्ग महिला मुझे मिली, मैं काशी की गली में घूम रहा था और विश्वनाथ मंदिर के पास था। साउथ इंडिया से बहुत सारे लोग आए थे, बात हो रही थी तो लोगों ने कहा कि इस देश में एक नेता भी दिख रहा है, मोदी। शायद दूसरी चर्चा नहीं थी, राहुल अभी छोटा है, ऐसी बातें लोग कह रहे थे। दूसरी तरफ लोग ऐसा मानते हैं कि आप बड़े ही एरोगेंट है। इस शब्द का हिंदी क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये शब्द आपके लिए बार बार इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों है कि आप दो तरह की प्रतिक्रिया लाते हैं? या तो लोग आपको पसंद करते हैं या फिर लोग आपको नापसंद करते हैं, और नापसंद करने वाले लोगों की ध्वनि और स्वर बहुत बुलंद है। देखिए, ये तो संभव नहीं होता है लोकतंत्र में कि 100% लोग आपको पसंद करें जी। और कौन है इस देश में विरोध से बचा? गांधी को भी गोली मारने वाला निकला था जी। बुद्ध के भी कान में सुई ठोकने वाला मिला था। कौन बचा है जी? मोदी तो छोटा बच्चा है जी, उसका तो विरोध बड़ा स्वाभाविक है और मुखर करके होगा जी। तो इसके कारण कोई आदमी बुरा नहीं हो जाता है, उसके कारण बुरा नहीं हो जाता है। लेकिन जी। व्यक्ति को खुद मिलकर के जब अपना ओपिनियन बनाए, वही फाइनल मानना चाहिए अपने एक्सपीरियंस से। कोई मुझे कह दे कि अजय ऐसा है, अजय वैसा है, अजय जितना है जी। भाई, मैं जब अजय को मिलूंगा तब देखूंगा क्या है। आप एरोगेंट हैं क्या मोदी जी? देखिए, ये सवाल ऐसा है कुल मिला के, मैं बताता हूं, इसको कोई फिलॉसफी मत समझना, न कविता लिखनी पड़ेगी। एक और संग्रह आ जाएगा। मैं बताता जी। ये जो है ना एरोगेंसी, वो जैसे दो हाथ के बिना ताली नहीं बजती जी, वैसे दोनों तरफ एरोगेंसी का एलिमेंट ना हो तब तक एरोगेंसी फील नहीं होती है। जैसे एक संत बैठा है, संत के पास सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन कभी संत ये नहीं कहता है यार वो लाल कपड़े वाला आया था, बड़ा एरोगेंट लगता था जी। वो जो नाटा सा आदमी आया था वो बड़ा एरोगेंट नहीं बोलता। क्यों? इसके भीतर एरोगेंसी नहीं है जी। और इसलिए वो रजिस्टर नहीं होती है, ये निर्मल है। लेकिन इसके अंदर एरोगेंसी होती जी। यार वो जरा गड़बड़ लगता है, जरा देखो। तो ये दो हाथ से जैसे ताली बजती है जी। मेरे भीतर एरोगेंसी होगी तभी मुझे आपकी एरोगेंसी फील होगी। अगर मेरे भीतर एरोगेंसी नहीं है तो मैं कभी किसी की एरोगेंसी फील नहीं कर सकता। और इसलिए एरोगेंसी बड़ी सापेक्ष होती है। बड़ा फिलोसॉफिकल मैं आपको आंसर देता हूं जी। लेकिन मैं ये कहूं कि मुझ में कोई ऐसी कमियां होगी ही नहीं जी। तो उससे बड़ा कोई एरोगेंट नहीं हो सकता है। मैं एक सामान्य इंसान हूं, बहुत सामान्य परिवार में पल करके बढ़ के आया हूं। मैं आज सार्वजनिक रूप से कहता हूं, बिना संकोच कहता हूं, मुझ में वो सारी बुराइयां हैं जो एक इंसान में होती है। सब बुराइयां हैं, मैं छुपाने को बिल्कुल पाप, मैं ऐसा जनता से धोखा नहीं कर सकता जी। मुझ में वो सारी बुराइयां हैं जो कि इंसान में होती है। लेकिन मेरा सद्भाग्य है कि मुझे अच्छे मित्र मिले हैं, अच्छे मार्गदर्शक मिले हैं और उन्होंने मुझे मेरे भीतर की अच्छाइयों को लेकर के चलने का सिखाया है। लेकिन बुराइयां भरपूर पड़ी है जी। आप लोग मेरी मदद करते रहिए ताकि बुराइयां हावी ना हो, अच्छाइयों से लेकर के चलता रहे। दो और चीजें हैं, दो शब्द और आपके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं वही कोई पूछना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि आप बहुत, और ये आपके विरोधी हैं, आप बहुत मैनिपुलेटिव हैं, आप बहुत बारीक तरीके से लोगों पर काम करते हैं, और दूसरा कि आप बहुत घमंडी हैं और ऐसे में आप में बड़ी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज हैं, आप फासिस्ट हैं। अब ये शब्द तो मैं सुनता हूं लेकिन मैं एनालिसिस करता हूं, मतलब इसलिए मुझे लगा कि आप इसको बहुत सुनते रहे हों। अब माइन्यूटली काम करता हूं वो तो गुण है, वो कोई अवगुण नहीं है। हर चीज का जी बारीकी से अगर मैं काम करता हूं, नहीं वो बारीकी से मतलब सफाया होता है। जिस तरीके से लोग आपके बारे में कहते हैं ना,